नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत के पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज की सबसे बड़ी सुर्खियां थी उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम लिस्ट का जारी होना, अखिलेश यादव अभी लिस्ट बनाने की असमंजस में दिखना और अखिलेश यादव के बढ़ते कुनवे और बिखरते कुनवे में। सबसे पहले तो वर्तमान सरकार और आगे उम्मीद वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रथम लिस्ट जारी हुई। एज यूजुअल योगी आदित्यनाथ जी अपने गढ़ या अपने घर गोरखपुर सदर से उम्मीदवारी की घोषणा की उनकी पार्टी ने। ये चौंकाने वाला था, क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को जानते हैं वो ये समझ रहे थे कि शायद वोटों के ध्रुवीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या या मथुरा या प्रयागराज जैसे किसी धार्मिक जगह से लड़ाया जा सकता है। कोई तो उनको देवबंद से लड़वाने की बात कर रहा था ताकि सीधे हिंदू मुस्लिम का टकराव जैसा स्थिति पैदा हो और इसी पर पूरा चुनाव निकल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाल चरित्र और चेहरे में बहुत सारा बदलाव किया है। भाजपा अब धार्मिक उन्माद के जगह अपने काम को प्राथमिकता देने लगी है। योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर से लड़ना एक इस बात का सीधा और स्पष्ट संकेत है। गोरखपुर उनका अपना सीट है और वो एक ऐसी सीट है जो 1967 से आज तक मठ का मठाधीश ही वहां से जीतता आया है, कभी कोई नहीं जीता। बीच में एक आदमी चुनाव जीता था, इसने निषाद, वो क्यों जीता, कैसे जीता और उसको किसने जीतने में योगदान दिया, मैं इस पर मैं खर्चा करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यह राजनीति है और ये सब जानते हैं। वो भी मठ के आशीर्वाद से ही जीता था। खैर, मायावती ने अपनी लिस्ट जारी करके बता दिया कि हम भी हैं लड़ाई में और उनको हल्के में ना लिया जाए। आज की सबसे बड़ी जो सामाजिक घटना थी वो ये कि जन्म से मुसलमान लेकिन दलित का चोला ओढ़े हुए चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव का आज गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव उसको सिर्फ 2 सीट दे रहे थे, रावण उससे ज्यादा की मांग कर रहा था। दोनों में बिखराव हुआ और अब रावण अखिलेश यादव को सबक सिखाने की बात कहता हुआ बाहर निकला, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की धमकी देते हुए बाहर निकले। खैर, ये चुनाव है और जब तक चुनाव का अंतिम मतदान नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह की भगदड़ रहेगी। और चुनाव के काउंटिंग के बाद अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, जिसकी बड़ी उम्मीद है कि स्पष्ट बहुमत ही आएगा, अगर नहीं आता है तो फिर इस तरह की भगदड़ मचेगी। ये राजनीति में अब कोई बहुत सोचने वाली और बहुत ज्यादा आश्चर्य करने वाला विषय नहीं रहा है। मेरा आज मुद्दा ये है कि देश में सामाजिक न्याय की बात 90 के दशक में ज्यादा हुआ है। हर आदमी सामाजिक न्याय, सामाजिक लड़ाई, सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, मतलब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन्हीं सब शब्दों के इर्द गिर्द राजनीति चलता है। मैं समझता हूं कि चुनाव में जितना दलित, पिछड़ा, कमजोर, लाचार, मजलूम और इस तरह की शब्दें सुनी जाती हैं, उतनी पूरे 5 साल तक इस शब्दों को नहीं सुना जाता। मतलब अगर कोई सांख्यिकी वाला आदमी हो तो वो एक नेता, मान लेकर नाम रखता हूं मनमोहन सिंह, खैर मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, नरेंद्र मोदी जो चुपे नहीं होते हैं, मैं उनकी बात मान एक नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का 1 साल का कार्यकाल निकाल लिया, पूरे 5 साल का, तो देखा जाए कि जब चुनाव आ रहा है तो वो कितने बार दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, मजलूम, कमजोर, लाचार, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब चुनाव बीत जाता है तो कितना बार करते हैं इन्हीं शब्दों का। मैं समझ रहा हूं कि चुनाव के दौरान ज्यादा बार किया जाएगा, क्योंकि अब यही राजनीति रह गई है, क्योंकि शब्द बाण और शब्द जाल से ही राजनीति की जा रही है। काम का अब आजकल कोई बहुत ज्यादा महत्व रहा नहीं है। खैर, मेरा मुद्दा आज यही है कि सामाजिक लड़ाई
अब जातीय लड़ाई पर आ गया है। सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय की जगह अब जातीय एकता और जातीय उन्माद राजनीति का प्रथम हथियार बन गया है और अब यही देश में प्रचलित भी है। हर आदमी अपने अपने जात को लेकर के राजनीति कर रहा है। कोई किसी जात का नेता है तो कोई किसी जात का नेता है। भारत के संविधान में इस बात की छूट दी गई है कि आप अपना जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, समुदाय की वर्णन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उसके नाम पर वोट मांग सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। चुनाव में जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, ये चुनाव आयोग का निर्देश है। लेकिन चुनाव आयोग कहीं है ही ऐसा मुझे लगता नहीं है। इस विषय पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जो जातीय उन्माद और जातीय नाम पर संगठन बना करके नेता बनते हैं वो राजनीति में आते ही मालामाल हो जाते हैं, लेकिन उस जात के लोग की स्थिति पहले से ज्यादा दयनीय हो जाती है। मैं उदाहरण लेता हूं, शुरू करते हैं। जो जातीय नाम पर राजनीति की जो पहला लाइन याद आता है या जो पहले पंक्ति के नेता याद आते हैं वो है जगजीवन राम जी। जगजीवन राम जी उस वक्त दलित राजनीति का मुख्य केंद्र बने थे और कांग्रेस उनको दलित का पोस्टर बॉय बना करके प्रचारित करती थी। देश में 1952 में हमारा अपना संविधान अपनाया गया और हम 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से मतदान के माध्यम से चुन के आए और तब एक दलित को उप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचाया गया था। 1952 से लेकर के 2022 तक अगर दलित अभी भी सहारे की जरूरत है तो ये राजनीति पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर जब से देश आजाद हुआ तब से ही उसको आरक्षण की सहारा, उसके नेता को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और फलाना ढिमाका देकर के सहारा, एक सुरक्षित सीट देकर के सहारा दिया जाए। अगर अभी भी वो बेसहारा है तो फिर इस पर विचार किया जाए कि आखिर उनको और किस चीज की जरूरत है। क्योंकि जब साल भर इलाज करने में बीमारी ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर बताता है कि जी अब ये लाइलाज है, इनको घर ले जाइए और आराम से बीवी बच्चे बाल बच्चों से इनको दर्शन करवाइए, या ये फलाना वाला अंग अब सड़ गया उसको काट करके बाहर निकाल दीजिए। तो ये सामाजिक चिकित्सकों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर 1952 से अब तक दलितों की दशा दिशा नहीं सुधर पाई आरक्षण के माध्यम से और तरह तरह के माध्यमों से, तो उसका क्या उपाय होगा। खैर आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि 1952 में जगजीवन राम जी राजनीति में आए, मंत्री बने, संसद बने, उप प्रधानमंत्री तक बने। वो तो बड़ा मजबूत हो गए। दिल्ली की सबसे पॉश इलाका फ्रेंड्स कॉलोनी और महारानी बाग में उनकी कोठियां हैं। उनकी बेटी फॉरेन अफसर बनी, विदेश सेवा की अधिकारी बनी, बेटा प्रोफेसर बना और आज धनराशियों के पक्ति में वो बहुत पहले नंबर पर नहीं है तो पीछे तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, वो भी बॉर्डर पे है। और उनकी रहन सहन स्थिति एकदम रॉयल हो गई। मतलब वो महारानी बाग में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे सूट पहनते हैं। वो महंगा सूट पहने या कुछ भी पहने उससे मुझे कोई जलन ऐतराज नहीं है, लेकिन सवाल है कि एक जगजीवन राम की हालत सुधरा और बाकी के दलितों का हालत जस का तस है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। तब जाकर के जाति के नाम पर मायावती आई काशीराम के नेतृत्व में, और मायावती ने कहा कि मैं दलित की बेटी हूं और मैं दौलत की बेटी बन गई। आज मायावती के पास कितना हजार करोड़ की संपत्ति है वो खुद ही उसको पता नहीं है। वो एफिडेविट में कोई 150 करोड़ रुपया एक नंबर में दिखा दिए कि मेरे पास है, कहां से ये नहीं बता दी। वो तो खैर भारत में कोई भी राजनीतिक दल नहीं बताता, लेकिन आम दलित तो ये देखता नहीं कि भाई अगर नगर निगम में प्राइमरी स्कूल की मास्टरनी जिसके पिताजी एमटेन में 4th क्लास के कर्मचारी थे और 5-7 भाई बहनों के बीच में कितना कमाई और कितना बचा होगा कि आज हजारों करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। लेकिन वही उस गांव का दलित जस का तस है, उसकी गरीबी उसी हाल में, वो आज भी भूखमरी के कगार पर है, उसको कुछ नहीं मिला। आते हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान कहते थे कि हम दलित हैं। रामविलास पासवान दलित की राजनीति करके आए। रामविलास पासवान के पास सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति हुई। पैसे गबल पर अपने बेटे को हीरो बनाने का प्रयास किए। चूंकि वहां पर आरक्षण नहीं है इसलिए वहां पर 2 दिन नहीं चल सका। एक फिल्म में काम किया, उसके बाद वो घर भाग के आ गया। अब आकर के पिताजी की पुश्तैनी काम राजनीति में अपना कदम रखा और अब राजनीति में सफलता के श्रेणी पर चढ़ेगा या चल रहा है, राजनीति तो दिख रही है।
लेकिन रामविलास पासवान के इतने दिन तक राजनीति, मतलब 1977 के राजनीति में रामविलास पासवान की पदार्पण हुआ और तब से लेकर के अब तक अगर पासवान लोगों का स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन रामविलास पासवान सैकड़ों करोड़ के मालिक बन गए, तो इस विषय पर तो विचार करने की जरूरत पड़ेगी ना भाई कि आखिर राजनीति का नजरिया क्या है। जो राजनीति में लोग हैं वो तो दिन दुना रात 10 गुना बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जिस जात की राजनीति कर रहे हैं वो मजबूत नहीं हो रहा है। वही बात करते हैं लालू मुलायम की। लालू प्रसाद यादव का एफिडेविट में कोई व्यवसाय नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई घर नहीं है। वो खुद ही कहते कि मैं गुदरी का लाल हूं, मेरी माँ बड़ी गरीब थी, बहुत दुर्दिन में हमारा जीवन बीता। पटना के वेटरनरी अस्पताल के चपरासी वार्ड में, जो चपरासी का रहने का कमरा होता है, वो सिंगल कमरे में वो 5-7 भाई उस जमीन पर सोया करते थे। सारे भाई जमीन पा जाते थे तो उस कमरे में नहीं समा पाते थे जिसमें उनका रहन सहन था। वो अपना सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, केंद्र में मंत्री तक पहुंचे। उनका 8वीं में 8 बार फेल बेटा उप मुख्यमंत्री बन गया, एक पगलेट बेटा कैबिनेट मंत्री बन गया, बेटी राज्यसभा में एमपी बन गई और हर आदमी कुछ ना कुछ बन गया। और अब उनके पास महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला है। जो देश की सबसे महंगी गाड़ी जो देश में उपलब्ध है दुनिया भर की, वो अब उनके पास है और उसके बेटे उसी पर चलते हैं। दिल्ली में आलिशान फार्म हाउस है उनके और उनके बच्चों के पास। लेकिन बिहार का आम यादव आज भी दूध दूध करके और खेतों में काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। यही हाल मुलायम सिंह यादव का है। मुलायम सिंह यादव एक प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी टीचर थे। प्राइमरी टीचर के तब तनख्वाह क्या था वो लोगों को पता है। आज भी कोई बहुत ज्यादा लाख करोड़ रुपया तनख्वाह नहीं है। बाकी मुलायम सिंह की कोई पुश्तैनी संपत्ति और व्यवसाय रोजगार आज भी नहीं है। अगर वो रोजगार व्यवसाय आज कुछ नहीं है तो मुलायम सिंह के पास इस सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया आया कहां से, और वो इतनी शानदार शाही जीवन कहां से जी रहे हैं। चार्टर प्लेन में मतदान करने 100 किलोमीटर आते हैं। लखनऊ से 100 किलोमीटर उनका घर पड़ता है, तो विशेष विमान से आते हैं, चार्टर प्लेन किराए पर लेकर के। गाड़ी पर उतना दूर नहीं चलते कि उनके शरीर में झटके लग जाएंगे। हालांकि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी उसमें है, जिसमें पानी का गिलास ऊपर रख दिया जाएगा तो पानी का गिलास नहीं गिर सकता, ना पानी छलक सकती है। उतनी शानदार सुरक्षित गाड़ी है उनकी, लेकिन फिर भी कहते हैं काहे 1-1.5 घंटा हम बैठे भैया, जहाज में आएंगे 15 मिनट बोल देकर चले जाएंगे। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश बिहार में यादवों की स्थिति क्या है किसी से बताने की जरूरत नहीं। अब मेरा चर्चा का मैं प्रारूप खोलता हूं। ये तो उदाहरण आपको दिया ताकि आपको बातें मैं समझाऊंगा वो आसानी से समझे। आप सब समझदार हैं, मुझे आपके समझ पर कहीं कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे अपने समझ पर ऐतराज है कि बिना मुझे इन सब चीजों को बताए हुए समझाने में आसानी नहीं। अब सवाल है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इस बात की व्यवस्था किया होगा कि भाई आप अपने जातीय प्रचार कर सकते हैं, धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, क्षेत्र की प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए आप संगठन बना सकते हैं, मुजाहरा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं ताकि समाज का भला हो। तो ये सब 1952 से लेकर के 2022 तक समाज के भला के नाम पर जो नौटंकी होती रही, उसमें समाज का क्या भला हुआ? क्या किसी को याद है कभी कोई समाज का भला इन लोगों से हुआ हो? हाँ, समाज का भला करने का लड़ाई लड़ने वाले जरूर सक्षम हो गए और धन दौलत वैभव ऐश्वर्य और नाम दाम फेम से एकदम मशहूर हो गए। इतना मशहूर हो गए कि वो आतंकी हो गए। करीब करीब आतंकी मतलब वही नहीं जो बंदूक चलाता हो, वो राजनीतिक रूप से आतंकी हो गए। वो इतनी धमकाते हैं, उनकी इतनी बिगड़ी बोल होता है। चंद्रशेखर है मुझ पर ऐसे करते हुए ऐसे बोलता है, इतनी बुरी और इतनी भारी बोल बोलता है कि उसके बाद से खुल खोल जाता है। वो वैसी है, आकर के वैसी भाषण देता है, उसके एक एक बात पर एक एक गोली का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि राजनीति है। मेरा ये मानना है कि हमारे संविधान का मखौल ये संविधान की शपथ लेने वाले लोग ही उड़ा रहे हैं। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप खुद मजबूत हो रहे हैं और समाज कमजोर हो रहा है। चुनाव पद्धति लोकतंत्र हमने इसलिए अपनाया था, अपना संविधान इसलिए बनाया था कि हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा जात मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा। लेकिन हो क्या रहा है? सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला नेता मजबूत हो रहा है, समाज कमजोर हो रहा है। अब तक सबसे शानदार आज का विषय। जी अमित भाई, आपका शानदार स्नेह और सहयोग रहे। विषय तो हम बढ़िया ही लगाते हैं। आज वाला बढ़िया लगा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे को भी।
मेरा मांग है कि हम सब लोगों को, देखिए मेरा, चूंकि मैं, बड़ा मुश्किल बात है कि मेरा नाम है राकेश सिंह परमार और मैं हर जगह बड़ा चौड़े में कहता हूं कि मैं ठाकुर राकेश सिंह परमार, क्षत्रिय जात, हिंदू, भारतवासी, बलिया निवासी, दिल्ली में रहता हूं। अब जब मैं कहूंगा तो नेता को कुछ नहीं कहना, सीधे मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश कहेगा कि ये राकेश परमार ठाकुर है, ये आपका बढ़ना नहीं देखना चाहता। अब पिछड़ावादी कहेगा ये बकवास कर रहा है, छोड़ो राकेश परमार के, हमको अखिलेश की बात सुननी। लेकिन अखिलेश और राकेश की बात में समानता ढूंढिए, अखिलेश के और राकेश की बात में क्या है, आपके मतलब की है, ये जब तक हमारा समाज नहीं जानेगा या नहीं जानना चाहेगा तब तक ये नेता उसको इसी तरह से बेवकूफ बनाते रहेंगे, उनको आपस में लड़वाते रहेंगे और खुद मलाई चाटते रहेंगे। अब देखिए कि राकेश कह रहा है कि समाज मजबूत होना चाहिए, समाज नेताओं की जगह। नेता, जब समाज मजबूत होगा तो नेता भी मजबूत होगा, लेकिन यहां नेता मजबूत हो रहा है, समाज मजबूत नहीं हो रहा है। अभी अमित ने मुझे कुछ एडवाइस किया, मैं चाहता हूं कुछ एडवाइस पढ़ लूं, युवा प्रखर नेता है। इसके बाद आज क्योंकि युवाओं के साथ आप रहिए और युवाओं की बात सुनिए तो उनमें बड़ा इनोवेटिव थॉट होता है, तो वो कुछ बढ़िया ही बोला होगा, मैं पढ़ना चाहता हूं। अमित ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने समाज को बहुत आगे ले गए, उनका रहन सहन बदल दिया। आपने अमित, मैं यहां तुमसे डिफर करता हूं। मुलायम सिंह यादव जाति के हैं और मैं जिस गांव में हूं उस गांव में 2 यादव का घर है। अब वो 10-20 हो गए हैं, परिवार बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो 2 लोग थे और आज 10-5 लोग हो गए हैं। वो बाहर निकल करके घर बनाए, क्योंकि वो घर जमीन छोटा था, क्योंकि एक आदमी के लिए, वो हम लोग हमारे ही जमीन में बसे थे, नहीं तो हम तो उनको एक आदमी का रहने भर का जमीन दिए थे। अब वो बढ़ गए बेचारे, तो हमारे जाकर के खेतों में बनाए हुए 10-15 घर हो गए। आज यादव जाति का है, तो मुलायम सिंह ने उस यादव के लिए क्या किया? उस यादव के लिए कोई रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए, उस यादव के लिए कोई सम्मान का बात किया, उस यादव के लिए कोई नौकरी की व्यवस्था की, उस यादव के पढ़ने में कोई छूट की व्यवस्था किया। वो बेचारा आज भी अपने मेहनत से अपना मजदूरी कर रहा है, वो उस मजदूरी के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर आज उसका हाथ चलना बंद हो जाए तो उसका मुंह चलना बंद हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में हैंड टू माउथ बोलते हैं, मतलब हाथ चलेगा तब मुंह चलेगा। किसी यादव की सामाजिक स्थिति बड़ी हो तो बताइए। वही बात दलित की हुआ है, दलित की सोच जरूर बदल गई है, राजनीति जरूर बदल गया, राजनीतिक वर्चस्व जरूर बदल गया। ये बिल्कुल, ये तुम्हारी बात मैं मानता हूं, क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूं। 1990 में दलित पिछड़ा वोट देने नहीं आता था, कहता था काहे लिए वोट देना मालिक, आज का दिहाड़ी छूट जाएगी, मैं जा रहा हूं खेतों में काम करने, मवेशी के लिए चारा लाने, वोट देके क्या मिलना है जी। लेकिन आज बदलाव ये आया हुआ है कि हम जब सो के जगह रहते तब तक पता चलता है कि टिमिल वोट मार के आ गए। आप पूछा कहाँ टिमिल कहाँ कर ला, वोट मारी नहीं जी, अब सवेरे से चल कर नहीं, अब ब्याह तेरी भीड़ हो जाला, खेत में चारा उरा भी ले जाके बनू, मतलब हम सोए हैं, वो जाकर वोट मार रहा है। मैं दिल्ली से, मेरा बलिया में वोट है, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मैंने मतदान अपना चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे अपने गृह राज्य के सरकार बनाने में मेरा योगदान हो, उस फैसले में मेरा फैसला हो, इसलिए मैंने आज तक नहीं बनवाया। हालांकि हर मतदान में, चाहे वो पंचायत स्तर का भी मतदान हो, मैं जाता हूं यहां से अपना भाड़ा कटा करके, अपना टिकट कटा करके। लेकिन मुझ जैसे कई लोग हैं जो नहीं जाते हैं, उन्होंने मतदान के लिए अपना बदला नहीं है स्थान। लेकिन मैं देखता हूं, मैं मेरे साथ का एक पढ़ा हुआ है, हावड़ा में कुली है, जात का, दलित है, मठियापुर का, वो देखा कि वो भी आ रहा था, हम दोनों साथ स्टेशन से उतरे, तो मेरे लगे ते कहा जानते नहीं, वोट देवे आगे नहीं है, या गाँव बड़े दिन हो गए। मतलब वो आदमी वोट देने के लिए दिहाड़ी छोड़ के आ रहा है, क्योंकि वो स्टेशन पर कुली है। महीना का तनख्वाह नहीं हुआ था कि 15 दिन की सीएल और ईएल उसको मिल जाएगी, नहीं, वो जिस दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएगा उस दिन उसकी कमाई नहीं होगी। वो 15 दिन तक प्लेटफॉर्म छोड़ के आ रहा है कि मुझे वोट देना है, इतना सजग और जागरूक है। समाज ने उसको जागरूक जरूर बना दिया है और उसकी जागरूकता बढ़ गई है, लेकिन समाज ने उसको वोट बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं दिया, वोट बैंक बनाने के अलावा और कुछ नहीं दिया। मतलब वो सिर्फ वोट बैंक बन करके रह गया है, उसकी अपनी हैसियत कुछ नहीं हो। अब कुछ देर बात कर लेते हैं कि उससे
नुकसान क्या, क्योंकि हर चीज होता है ना, नुकसान और फायदा दोनों होता है। नुकसान की बात करते हैं, तब तक हम ये देखें कि भैया लगभग हर तीसरे घर में बिल्कुल प्लान के साथ नौकरी दिया है। नहीं, वो नौकरी नहीं दिया, वो जो है वो बेईमानी किया है। अमित उसको नौकरी देना नहीं कहते, जो तुम कह रहे हो वो बेईमानी किया है। जैसे पीसीएस परीक्षा में उसने क्या किया था कि जितने यादव बिरादरी जिनके नाम के आगे यादव था, उसको जो मार्किंग की जाती थी उसका मार्किंग बढ़ा करके पीसीएस बना दिया। उसको बेईमानी कहते हैं। अगर वो यादव को नौकरी देता तो उसको पढ़ाई में बढ़ोतरी देता कि आप पढ़ो और पढ़ करके बढ़ो और पढ़ करके नौकरी हासिल कर लो। इसको बोलते हैं ईमानदारी। अब आप चोरी से मेरा पैसा छीन कर उसको डाल दीजिए, ये समाज को बड़ा नहीं होता, ये समाज को विकलांग बनाना होता है। उसने अपने समाज को विकलांग बनाया, उसने मुफ्त में नौकरी दे करके ये साबित कर दिया कि तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आदमी पढ़ लिख करके समझदार ना बन जाए, नौकरी जरूर पा ले। ये जरूर किया है अखिलेश ने, ये तो सबने किया है, मायावती ने भी ये बात किया है। लेकिन ये सामाजिक न्याय नहीं हुआ और समाज को जागरूक और समाज को बढ़ाना नहीं हुआ। अब कुछ बातें नुकसान पर। मैं खुद का अपने एक वाक्य बता रहा हूं। मेरे माताजी का देहांत हुआ 2007 में। 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी, मेरे माताजी का देहांत के पहले। हम लोग उसी वक्त, मतलब मायावती के मुख्यमंत्री बनने का मेरे ख्याल से मई का था मेरा, और मेरे माताजी का अप्रैल 2007 में 17 अप्रैल को देहांत हुआ था। हम गांव गए, हमारे मन में इच्छा थी कि माताजी का जो क्रिया है वो बड़ी शानदार तरीके से किया जाए। मेरी माताजी डालडा नहीं खाती थी, क्योंकि जब से डालडा में चर्बी की चर्चा हुआ था तब से माताजी ने डालडा खाना छोड़ दिया था। तो वो शुद्ध घी खाती थी या तेल में भोजन करती थी। पिताजी का आदेश हुआ कि जब तुम्हारी माँ डालडा नहीं खाती थी तो उसका क्रिया भी डालडा से नहीं होगा, शुद्ध घी से होगा। तो हम लोगों ने शुद्ध घी में सारा आयोजन किया था। फिर परिवार में चर्चा हुआ कि जब हम लोग खाना खा लेंगे तो जो दलित वाले लोग का होता है उसको बाद में बुलाते हैं, ये परंपरा रहा है। हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं, हम उनको सम्मान बैठा करके पूरी जिलेबी बुनिया जो बनाया हमारे और सब भाइयों के लिए, वो मेरा भाई ही है, वो भी हमारे में का तो है, हमारी जमीन में तो बसा है, हम उसको भी यही खिलाएंगे, वही भोजन करेंगे। तो हमें काउंटिंग वाले में हमारे तो लोग हैं, वो लोग, हमको मालूम था गिनती में इतने लोग होंगे। हम पूरी तरकारी जलेबी सब कुछ बना करके पतल उतल लेकर के और सूचना दिलवाए थे। 20% आया, और जो आया उससे पूछा गया कि बाकी लोग काम खेत में गए हैं, क्योंकि वो लोग खेत में काम भी तो करते हैं, उनका काम था, बेचारा काम छोड़ के थोड़े खाने के लिए आएंगे, वो आएंगे सबको आएंगे। लेकिन वहां पर कुछ ने कहा कि नहीं जी अब इतना ही है, कहाँ करो रहा जी, कलकत्ता चला गया जी, दिल्ली चला गया, फलाना चला गया। हम भी तो वहीं कर रहने वाले हैं। तो एक से पूछा हमने, भाई सुन तेरी बात में लड़खड़ाहट हो कर रहा है। तो बोला कि मालिक एक घड़ी बात बदल गई बेटे। अब स्थिति ये बात जब लोग कहता कौन खाए, हमने की जाए देना मायावती जी के कहा नाम बाजे, आप काहे लिए किसी का मुफ्त में खाना खाने जाएंगे। अब स्थिति ये आ गई है कि वो खाना खाने नहीं है, खैर मेरा खाना खराब हुआ वो तो हमने खैर उसको वितरित करवा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि अब सामाजिक जो सद्भाव थी वो उसमें खटास आते, मतलब वो हमारे खेतों में काम करते थे, हमारे खाना खाते थे, हमारे ऊपर आश्रित थे, तो हम उनका ध्यान रखते थे, उनका ख्याल रखते थे अपने बच्चे की तरह से, अपने परिवार की तरह से। हमको याद है कि हमारे एक आदमी को काम कराने के लिए हमारे एक प्रधान ने डांट दिया। हमारे पिताजी जाकर के लठ लेकर उसके यहाँ चले गए थे, वो मेरा आदमी था, तुमने उसको डांट कैसे दिया। अब उतना मतलब एकदम जैसे गार्जियन अपना संरक्षण करता वैसे करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि सामाजिक सद्भाव इतनी बिगड़ गई है कि वो कह रहा है कि मैं खुद सक्षम हूं, तुम कौन हो मेरे को देखने वाले। और वो खुद सक्षम हुआ नहीं, सबल हुआ नहीं, और निर्बल और दुर्बल हुआ है, समाज से कटा हुआ है, उसको इस बात की एहसास ही नहीं। उसे तो सिर्फ ये है कि हम समाज से कट गए हैं, उसका पोलिंग स्टेशन उसके गांव चला गया है, तो अब वो अपने मतलब से सिर्फ हाथी में बटन दबता है, मठिया पर और किसी दूसरे आदमी का बटन नहीं दबता, सिर्फ हाथी दबता है और नाम नहीं देखते सो। तो वो अपना एमएलए एमपी बनाने में तो मदद कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के सरकार तो बहुजन समाज पार्टी ने बना लिया, पिछड़ी के मुलायम सिंह ने बना लिया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई पर राजनीति में समाज को मजबूत करने की परिकल्पना थी, लेकिन यहां तो नेता मजबूत हुआ और समाज कमजोर हुआ है। इस विषय पर
विचार किया जाए। मेरा सुझाव ये है कि जो लोग जात के नाम पर वोट देते हैं वो एक बार उनका जात के साथ उनकी चाल चरित्र और चेहरा को भी ध्यान में रख ले कि वोट लेने के बाद ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये कहाँ से कहाँ पहुंचे और हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, ये जरूर देख ले। जैसे मैं नाम रहा हूँ, कोई रामविलास पासवान को वोट कर रहा है दलित के नाम पर, तो एक बार जरूर सोचे कि आज रामविलास पासवान कितनी महंगी गाड़ी में और कितने महंगे सूट में आ रहे हैं और हमारा कुर्ता फटा ही है। वही बात कोई लालू प्रसाद यादव को जाति के नाम पर वोट दे रहा है, वो देखे कि लालू प्रसाद यादव को पूरे बिहार भर में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी अनपढ़ अंगूठा टेप बीबी मिली या फिर अनपढ़ बेटा मिला, बाकी कोई यादव उसको नहीं मिला। यही बात मुलायम सिंह, मायावती और लोगों के विषय में सोचना पड़ेगा। क्यों ना सबल वो खुद हो जो वोट दे रहा है, वो कब तक दूसरे को सबल और अपने को दुर्बल बनाता रहेगा। इस विषय पर हर आदमी को विचार करना चाहिए था। राजनीति है, होता रहेगा, लेकिन अभी मौका है, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। एक बार जरूर बटन दबाने से पहले सोचिएगा कि हम जिसको बटन दबा रहे हैं वो मेरा गला दबा रहा है या मेरा हाथ पकड़ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।